We are going to discuss the preliminary and pre-incorporation contract. When we are talking about the contract, let's refer the concept of the Contract Act, जो कि हमने अपने सीपीटी के करियर में या फिर अपने बीकॉम के करियर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टडी किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सबसे बेसिक जो कॉम्प्लायंस है वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इनके पास चाहिए क्या? तो एक चाहिए एग्रीमेंट और दूसरा चाहिए एनफोर्सेबिलिटी। ये हमें पता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी, तो भले ही लेक्चर कंपनी लॉ का ही चालू है। सो एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट के लिए या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, जिसमें सेक्शन नंबर 10 हमारे पास था। सेक्शन 10 की एक डेफिनेशन होती थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जिसमें इंग्रेडिएंट्स की कुछ बात थी। उसमें एक पॉइंट था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी के अंदर आपको ये बताया था कि पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले था साउंड माइंड, सेकंड मेजर और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड। ये तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ये बंदा मेजर होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, दिल में बजे गिटार, ये नहीं है। यहाँ पे वो साउंड माइंड मतलब कि इस कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप से या एग्रीमेंट से जो कोई भी इफेक्ट आती है उसकी इफेक्ट उसके ऊपर क्या नेगेटिव रहेगी क्या पॉजिटिव रहेगी, ये सोचने की कैपेसिटी रखने वाला बंदा साउंड माइंड कहा जाता है। और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एनी अदर एक्ट, तो उसे किसी और एक्ट के थ्रू डिस्क्वालिफाइड घोषित नहीं किया होना चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। So in that case he is able or she is able or it is able, मैं तीन चीजें बोल रहा हूं जानबूझ के, he is, she is or it is able to enter into the contract. When we are talking about the he and she, it is human being, right? Obviously. But when we are saying that it is able, then we are talking about the company. Company is a person who can enter into the contract, right? Can be sued and can sue on any other person. तो यहां पे होगा क्या कि अगर कंपनी को कॉम्पिटेंट कंसीडर करना है तो कंपनी क्या होनी चाहिए, देखिएगा, इनकॉर्पोरेटेड। इसका मतलब ये कि रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर एनी अर्लियर एनेक्टमेंट। तो ये जो कंपनी है अगर रजिस्टर्ड हुई है तो कंपनी का जन्म हो चुका है और वो कंपनी कैपेसिटी होल्ड करती है किसी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में बनने की। इसका मतलब कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को बाइंड करेगा। बट फ्रेंड्स, यहां पे जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बात आपको सोचनी है कि कंपनी का जन्म नहीं हुआ है, सो बिफोर द कंपनी हैड बीन इनकॉर्पोरेटेड, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हु इज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड हु इज द बाइंडिंग अथॉरिटी और होल्डिंग लायबिलिटी ऑफ दैट सच कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज समझने के लिए आपको सबसे पहले ये कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी की बात समझनी चाहिए थी। कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी तभी होती है, यहां पे हमने आगे इंट्रोडक्शन के टाइम पे देखा था कि ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी इज बिकम पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ एंड विच इज हैविंग डिस्टिंक्ट एंड परपेचुअल सक्सेशन, राइट, अपार्ट फ्रॉम देयर मेंबर्स और द बोर्ड। तो ये ऑन इनकॉर्पोरेशन है, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद। बट व्हाट अबाउट द सिचुएशन इफ कंपनी इज येट नॉट इनकॉर्पोरेटेड? तो कई बार ये होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं ये प्रमोटर्स कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की प्रोसीडिंग करते हैं। तो ये जो प्रमोटर्स है, ये प्रमोटर्स कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं। इन एग्रीमेंट्स में जो अपोजिट पार्टी होता है, अदर पार्टी और अदर
कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी। इन दोनों के बीच ही एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कुछ कंडीशंस होनी जरूरी है, अदरवाइज ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी को तो बाइंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब कंपनी तो एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं। प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब ही तो ये है कि कंपनी अभी पैदा नहीं हुए, उससे पैदा होने से पहले किसी ने यानी कि प्रमोटर ने कंपनी के लिए कोई एग्रीमेंट किए हैं। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस एग्रीमेंट और दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये अदर पार्टी जो है वो किसे जानती है? प्रमोटर्स को। कंपनी तो है ही नहीं, तो हु इज अंडर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सच प्रॉमिस विच इज कंसिडर्ड अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट? तो वो प्रॉमिस कॉम्प्लाई करने की जिम्मेदारी फ्रेंड्स आती है इस प्रमोटर की, जो कि प्रपोज्ड कंपनी के लिए, व्हाट आई एम सेइंग, प्रपोज्ड कंपनी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अब मान लेते हैं एग्रीमेंट तो हो चुका। फॉर एग्जांपल कंपनी को एस्टैब्लिश करने के बाद एक फैक्ट्री डालनी है और उस फैक्ट्री के लिए इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर चालू है। इसका मतलब अभी कंपनी एक्जिस्टेंस में नहीं है, पर प्रमोटर ने अच्छी जमीन थी और वहां पे अच्छे दामों में मिल रही थी, तो एग्रीमेंट कर लिया कि ये जमीन है जो है ना 200 करोड़ में कंपनी खरीदेगी। दैट्स कूल, कंपनी खरीदेगी, बट राइट नाउ हु आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज? द प्रमोटर एंड द ओनर ऑफ द लैंड। अब होगा क्या? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी, इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी ना तो कोई कठपुतली है, प्रमोटर की कठपुतली थोड़ी ना है कि इट इज अकस्टम्ड टू एक्ट एज पर द इंटेंशन ऑफ प्रमोटर। नो, नेवर। प्रमोटर जैसा बोलेगा वैसा ही कंपनी में होगा। ये बात गलत है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज टू डिसाइड वेदर वी हैव टू परचेज दैट लैंड और नॉट। सो आफ्टरवर्ड्स कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद अगर ये बोलती है कि नहीं भाई मुझे ये जमीन नहीं चाहिए, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे फॉर द 200 करोड़ ऑफ दैट लैंड? प्रमोटर। प्रमोटर मरेगा बॉस, उसे 200 करोड़ पे करने पड़ेंगे जमीन के मालिक को, क्योंकि कंपनी ने तो बोल दिया हमें नहीं चाहिए। अब ये बात कैसी है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप कहीं पे कश्मीर वगैरह किसी पहाड़ियों में, घाटियों में समर वेकेशन में गए, अच्छी बात है। अभी सीए के एग्जाम्स है नहीं, अभी बीकॉम फ्रेश कंप्लीट किया और सोचा कि चलो एक 10-15 दिन की एक छोटी विजिट हो जाए, इसके बाद तो बताइए क्या होने वाला है, सीए लिया है तो। जैसे ही कोचिंग शुरू हो जाएंगे, अपनी छुट्टियां कैंसिल, शादी ब्याह सब कैंसिल हो जाएगा, तो पूरी जिंदगी बुक के इर्द गिर्द रहनी है। तो अच्छा है छुट्टियों में जाते हैं। आप गए कश्मीर, गए माउंट आबू, गए ऐसे किसी दूर रिमोट प्लेस पे गए 15 दिन के लिए। अब आप कश्मीर की वादियों में हवा ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और यहां पे आपके पिताजी ने आपका रिश्ता कहीं पे तय कर दिया, which is अनबेरेबल। ये क्या कर दिया? अब जैसे ही आप आते हो ना, अब आपके ऊपर क्वेश्चन है कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं है। बिकॉज ये जब रिश्ता तय हुआ तब आप तो थे नहीं, उन्होंने मुंह मीठा कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जिंदगी अपना मुंह ऐसे ही चलाते रहो, होगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप वहां पे या तो इस पर्टिकुलर प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। अब एक्सेप्ट करने का मतलब क्या? तो वहां पे एक वर्ड मैं आपको बता देता हूं, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन, इट्स नॉट द रेक्टिफिकेशन, आई रिपीट, ये रेटिफिकेशन है कि ठीक है भाई आप लोगों ने जो सोचा अच्छा ही होगा, मेरी जो भी फ्यूचर वाइफ है वो आपने सिलेक्ट की है तो अच्छी सिलेक्ट की होगी। ये एक रेटिफिकेशन होता है कि इट्स ओके, आपने जो किया वो अच्छा होगा, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। सो दैट इज व्हाट द रेटिफिकेशन इज। और अगर आपने रेटिफाई ना किया तो आपके मदर फादर के जो कमिटमेंट हो गए ना, और उनकी क्रेडिबिलिटी पे ये जिम्मेदारी आ जाती है कि यार बच्चा ना बोल रहा है ये वो। वैसी ही सिचुएशन इस प्रमोटर की बननी है। इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में सेम है कि ये उसे पैदा करने वाला उसका माई बाप है, जिसने ये पैदा होने से पहले ही इसका रिश्ता कहीं पे तय कर दिया है। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसका कंट्रोल तो बोर्ड के पास जाना है, राइट? वेदर प्रमोटर इज बोर्ड मेंबर और नॉट। अब वो अगर बोर्ड मेंबर बनता भी है तो फ्रेंड्स वो तो एक डायरेक्टर होगा या 2-3 डायरेक्टर होंगे, पूरी जो टीम है उसमें भी मेजोरिटी चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स होंगे, उनका भी तो अप्रूवल लेना पड़ेगा इनके लिए।
सो इन दैट केस अगर वो ना बोल देंगे कि नहीं भाई हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तो प्रमोटर की लगेगी सच्ची। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। लॉजिक इतना सिंपल है। टॉपिक में चाहे कोई भी वर्डिंग ले ले, इसका मोटो जो है वो इसी तरह का है कि बिफोर इनकॉर्पोरेशन जो एग्रीमेंट हो रहे हैं वो एग्रीमेंट कंपनी को बाइंड करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर कंपनी को बाइंड नहीं करेंगे तो जिसने कंपनी का रिप्रेजेंटेशन किया है, रिप्रेजेंटेटिव था वो फ्यूचर कंपनी का, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन मान लीजिए कि कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट भी कर लिया, तो तीसरा फ्रंट ये आएगा कि कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, कंपनी ने बोल दिया कि भाई ठीक है चलो प्रमोटर ने अच्छा डिसीजन लिया था, ये जमीन 200 करोड़ में कंपनी खरीदेगी, एग्री कर लिया ना। फिर भी कंपनी ने 150 करोड़ दिया, 50 करोड़ नहीं दिया, तो क्या प्रमोटर इसमें से एस्केप कर सकता है या नहीं। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वी कैन से प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों कुछ क्लॉजेस ऐसे भी रखने होते हैं कि ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट बाय द कंपनी और ऑन रेटिफिकेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट by the company, promoter is no longer liable for such agreement or contract. अगर ये वर्डिंग वहां पे नहीं है तो भी प्रमोटर की लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है, भले ही रेटिफिकेशन हो चुका, भले ही कंपनी ने ये प्री इनकॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, बट लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है। इसका मतलब ये कि जब भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किए जाए तो उस ड्राफ्टिंग के दौरान काफी सारी चीजें ऐसी है जो कि बहुत ही बारीक है, बहुत ही छोटी है, पर उनका होना वहां पे जरूरी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में, ये एग्रीमेंट में ये कंटेंट नहीं डाला तो एक्सेप्ट होने के बाद भी प्रमोटर के गले से फांसी का फंदा छूटने वाला नहीं है। पर अगर ऐसा कुछ लिखा है तो वहां पे सब्जेक्ट टू करके लिखा है कि सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस और रेटिफिकेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बाय कंपनी, प्रमोटर इज नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल और लायबल और बाइंड अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड द बाइंडिंग parties are company and the other party। तो ये कंटेंट अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में डाली है तो जैसे ही ये रेटिफिकेशन होगा इसकी जनरल मीटिंग में या बोर्ड मीटिंग में, उसके साथ प्रमोटर निकल जाएगा इसमें से बाहर। इसके गले से वो फंदा निकल गया। अब कंपनी जाने और क्या अदर पर्सन जाने। कंपनी जाने मतलब क्या, ऑब्वियसली कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ इन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस कंपनी, तो वो तो कॉम्पिटेंट है। इसलिए मैंने बोला था कि कैपेसिटी हमें किनकी देखनी है, तो कैपेसिटी देखनी है तीन चीजों की, ही शी और इट। इट का मतलब कंपनी है। ओके, सो दिस इज व्हाट द conceptual data of what pre-incorporation contract. So let's have a look of your book. Your preliminary or pre-incorporation contract. Pre-incorporation contracts are those contracts which are entered into by agent or the trustees on behalf of the underlying कीजिए prospective company before it has come into existence. देखिए सभी चीजें आपके बोर्ड, मेरे बोर्ड पे आपके लिए अवेलेबल है। बिफोर इट कम इनटू द एग्जिस्टेंस, यानी इनकॉर्पोरेशन होने से पहले इनके ट्रस्टीज जो होंगे यानी प्रमोटर्स जो होंगे, राइट, वो ये जिम्मेदारी लेते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आगे एग्जांपल, विद द प्रोप्राइटर of the business to sell it to the prospective company since the company comes into existence from the date of its incorporation. It follows that any act, अब देखिएगा, any act purporting to be performed by it prior to the date of it is of no effect so far as the company is concerned. यानी कि ये बताया है, इस टेक्निकल लाइन से ये साबित होता है कि जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती तब तक कंपनी को कोई बाइंड नहीं कर सकता, भले ही किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोज कंपनी का नाम लिया है। सीधे ही कंपनी या आरओसी या फिर कोर्ट ऑफ लॉ क्या देखेगा। एक बात सुनिए साहब जी, आपने ये एग्रीमेंट कब किया था, आप बोलोगे सर 1 अप्रैल 2015, दैट्स फाइन। इमीडिएटली ऑन द सेकंड पेज कोर्ट ऑफ लॉ में ये देखा जाएगा कि व्हाट इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, तो उसके सर्टिफिकेट पे अगर मान लीजिए कि 1 मई 2015 लिखा है तो कोर्ट बोलेगी भैया उल्लू समझा क्या, कंपनी पैदा हुई है 1/5/2015 को और आपने एग्रीमेंट की डेट बताई है, एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट में बताया है 1/4/2015। हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि पैदा होने से पहले कंपनी ने अपने सिर पे कोई जिम्मेदारी ले ली, हो ही नहीं सकता,
राइट, आगे देखिए। सो इट फॉलोज दैट एक्ट परपोरेटिंग टू बी परफॉर्म बाय इट prior to that date is of no effect so far as company is concerned, and it will very likely be intention of the promoters or the person concerned in the company that the company should on its formation acquire, underline कीजिए, on its formation यानी उसके formation होने के तुरंत बाद acquire some property or take over the existing business, and for this purpose a preliminary contract for the acquisition may be entered into before company is formed। देखिए इसके हित में ली जाती है। 200 करोड़ की जमीन है यार, आज ले ली तो मिल जाएगी, सस्ते वाले दामों में मिल रही है। अगर मान लीजिए 1-2 महीने इधर उधर कर दिए ना, तो ये 200 करोड़ के 250 करोड़ भी देने हो सकते हैं। तो कंपनी के हित में लिया गया ये फैसला, जो कि कंपनी पैदा होने से पहले प्रमोटर ने लिया था, कंपनी के यानी प्रपोज्ड कंपनी, हम यहाँ पे कंपनी नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, हम क्या बोलेंगे, प्रपोज्ड कंपनी के लिए 50 करोड़ बचाने के इंटेंशन से प्रमोटर ने ये एग्रीमेंट कर दिया है, राइट। आगे देखिए, आगे बता रहा है, बट as the company is non-existence before incorporation, it cannot bind or it cannot bound by any purported rectification। तो यहाँ पे कंपनी इसमें रेटिफाई करने के बाद भी जिम्मेदार नहीं बनेगी। ये वर्ड्स है किसी कोर्ट ऑफ लॉ के डिसीजन के हैं। अब देखिए आगे, the rule in respect of preliminary contract may be summarized as follows। First one, vendor माने क्या, other person। Vendor cannot sue or be sued by the company thereof after its incorporation। ये इनके ऊपर ना तो कोई केस कर सकता है, ना तो कंपनी इनके ऊपर कोई केस कर सकती है। आगे देखिए, पर्सन हु एक्ट फॉर द इंटेंडेड कंपनी या तो फिर प्रपोज्ड कंपनी, पर्सन हु एक्ट का मतलब वहां पे आप लिख सकते हैं प्रमोटर, पेंसिल से वहां पे लिखते रहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। पर्सन हु इंटेंडेड or who acted, person who acts for the intended company remains personally liable to the vendor even if company purports to ratify the agreement unless agreement provide that। बहुत ही अच्छी बात है। अगर मान लीजिए इस कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर दिया, फिर भी प्रमोटर यानी कि जिस बंदे ने ये एग्रीमेंट किया था कंपनी के बिहाफ में, वो लायबल रहेगा। अगर नीचे की कंडीशन वहां ना हुई तो, अनलेस का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इफ डैश 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 नॉट, इफ दिस एग्रीमेंट डज नॉट हैव सच टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच दे हैड प्रिस्क्राइब्ड बिलो, देन ही इज कंटिन्यू टू बी लायबल। अब देखिए कंडीशन क्या है, अनलेस his liability shall cease if company adopt the agreement। देखिए कितना छोटा सा टर्म है, एक लाइन लिखनी है आपको एग्रीमेंट में कि जैसे ही कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेगी मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ये एग्रीमेंट के वर्डिंग्स होने चाहिए। दूसरा, एंड के ऊपर राउंड कीजिए, इट्स अ क्यूमुलेटिव कंडीशन। सेकंड वन, आइदर पार्टी मे रिसाइन द एग्रीमेंट इफ द कंपनी डज नॉट अडॉप्ट इट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। यानी इसको छूटने के लिए एक चांस दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि मान लीजिए कि मेरे को इंटेंशन है कि मैं कंपनी 2 महीने में इनकॉर्पोरेट तो कर ही दूंगा, तो मैं यहां पे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं। मैं इसमें बताऊंगा 2 महीने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पेंडिंग रहेगा। अगर ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती है, इन दैट केस आइदर पार्टी कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 2 में से कोई भी बंदा अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट करना चाहे तो वो कर सकता है। यानी कि अदर पार्टी को भी राइट दिया है और इस प्रमोटर को भी राइट दिया है कि अगर आफ्टर मेकिंग दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दोनों में से किसी को भी लगता है कि ये मेरे इंटरेस्ट में नहीं है, या प्रमोटर को लगता है कि अब मेरे गले में फंदा आने वाला है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट से छूट सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना मतलब कि कैंसिल करना, तो वो कर सकता है।
ये दो कंडीशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, तभी जाके आपकी जो लायबिलिटी है यानी कि प्रमोटर की जो लायबिलिटी है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बाय कंपनी, ये लायबिलिटी सीज हो जाएगी। अदरवाइज ही इज कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट ऑल्सो आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंपनी। ओके, आगे देखिए। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, नाउ देखिए अब कंपनी पैदा हो गई। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी में अडॉप्ट द प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट, में अडॉप्ट के ऊपर राउंड कीजिए दोस्तों, वहां पे लिखा है में अडॉप्ट, हैज टू नहीं लिखा है। इट्स अ डिस्क्रिशनरी डिसीजन ऑफ द बोर्ड एज वेल एज द बॉडी ऑफ होल द बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। वो डिसाइड करेंगे कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है या नहीं है। सो मे अडॉप्ट द प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट, बट this must be by novation which may be implied from the circumstances। अंडरलाइन कीजिए by novation। तो जब भी ये अडॉप्शन होगा, याद रखिए अडॉप्शन होगा, तो अडॉप्शन होने का मतलब ये है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैंसिल माना जाएगा, और नोवेशन का मतलब एक नया एग्रीमेंट कंपनी के साथ इस अदर पार्टी को करना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ कंपनी एक्ट का तालमेल है। आगे देखिए, आगे लिखा है नोवेशन विच मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस बट इन सम केसेस द मेमोरेंडम डायरेक्ट्स द डायरेक्टर टू एग्जीक्यूट सच कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कई बार मेमोरेंडम में ही इन चीजों का जिक्र किया जाता है कि जो डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर है उन्हें मेमोरेंडम के थ्रू अथॉरिटी मिलती है कि ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बिहाफ में करें, और इनकॉर्पोरेशन के बाद ये कंडीशन रहेगी, इनकी लायबिलिटी सीज हो जाएगी, ये एक्सेप्टेंस होगा और इसके लिए नोवेशन होगा। आगे, डायरेक्टर्स टू एग्जीक्यूट सच कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी कैन एनफोर्स अ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑपोजिट पार्टी जो प्रमोटर है या प्रपोज डायरेक्टर है उनके अलावा कंपनी बनेगी, और कंपनी के पास पूरा राइट है इसको इन्फोर्स करने का। तो इन दैट बेसिस ऑफ दिस टर्म्स एंड कंडीशंस ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल रहेगा कंपनी के टर्म्स में, एंड कंपनी कैन शू दैट फेलो। आगे, so a pre-incorporation contract can be enforced against the company if, राउंड कर दीजिए, if it is warranted by terms of incorporation and it is adopted by the company and communicated its acts in acceptance। तीन चीजें हैं, दो बार एंड लिखा है, राउंड कर दीजिए। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूमुलेटिव कंडीशन। सबसे पहली बात, वारंटेड बाय द इनकॉर्पोरेशन का मतलब दोस्तों ये है कि एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद इसकी इफेक्ट आएगी, फर्स्ट कंडीशन। एंड लिखा है देखिए, सेकंड, एंड इट इज अडॉप्टेड बाय कंपनी, और ये इफेक्ट तभी आएगी, कंपनी तभी बाइंडिंग होगी जब इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी इसे एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। सो दैट इज द सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड, ये जो एक्सेप्टेंस है वो इस बंदे को कम्युनिकेट होना चाहिए कि भैया देखिए अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो कंपनी अब इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, उसने ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट भी कर लिया है, और इसके बारे में अब हम आपको इंटीमेट कर रहे हैं, इत्तला कर रहे हैं कि भाई देखिए कॉन्ट्रैक्ट अब नया बनेगा कंपनी और आपके बीच, और वो दोनों को बाइंड करेगा। तो ये तीन चीजें वहां पे होनी ही चाहिए। तो आगे देखिए कि इन सच केस द डायरेक्टर्स हैव नो डिस्क्रिशन इन द मैटर। तो इस केस में डायरेक्टर्स को कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ मेमोरेंडम के थ्रू ही इनको अलॉट किए जा सकते हैं, अदरवाइज नॉट। Okay, so this would be the fantastic topic as far as the yes incorporation or pre-incorporation contract is concerned. Okay.